वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। आज कर रहे हैं हम अपना 10th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का वन शॉट वीडियो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर की वन शॉट वीडियो की थी और आज हम करेंगे बच्चों अपने सेकंड चैप्टर की वन शॉट वीडियो जिसका नाम है संघवाद। इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम केवल 5 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हैं बच्चों तो इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और इन 5 क्वेश्चनों के अलावा बच्चों और कुछ भी नहीं आ सकता इस चैप्टर से। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 5 क्वेश्चन में कवर कर दिए गए हैं बच्चों। तो आइए वन बाय वन इन्हें समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो आपको सबसे पहले बताना है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है और फिर इसकी विशेषताएं। तो संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है बच्चों जिसमें सर्वोच्च सत्ता या शक्ति उसकी विभिन्न इकाइयों यानी कि राज्यों के बीच बट जाती हैं। इसी को कहा जाता है संघीय शासन व्यवस्था। और इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं बच्चों। सबसे पहली विशेषता है इसकी सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। यानी कि जैसे सबसे पहले होती है केंद्र सरकार, फिर उससे नीचे राज्य सरकार और फिर उससे भी नीचे होती है स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका या पंचायत। और ये अपने अपने क्षेत्र में बच्चों स्वतंत्र होकर काम करती हैं। सरकार 2 से ज्यादा स्तरों पर बटी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसका विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं बच्चों। और संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, जो मौलिक नियम है, उनको कोई एक स्तर की सरकार चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको बदल नहीं सकती, वो अकेले उसको नहीं बदल सकती बच्चों। और जब विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है और वो सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करता है कि राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, वो इसमें अहम रोल प्ले करता है और वो सबको बताता है कि राज्य सरकार के क्या नियम हैं, क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के क्या नियम हैं और क्या अधिकार है। तो ये होती है बच्चों हमारी संघीय शासन व्यवस्था जो भारत में लागू है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। पहले आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था क्या होती है और फिर आपको बताना है कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और उनमें क्या अंतर है। तो संघीय व्यवस्था अभी हमने समझी कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों पर जब बटी होती है तो उसको संघीय सरकार कहते हैं। और एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है बच्चों। शासन की जो अधिकार है, स्तर है, वो बटे हुए नहीं होते हैं। इसमें एक ही स्तर होता है एकात्मक व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई खास कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती बच्चों, जबकि एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ये एक इसका मुख्य अंतर हो गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र को नहीं बल्कि सीधे जनता को जवाबदेह होती हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी जवाबदेही केंद्र के प्रति होती है, केंद्र को जवाब देना होता है कि राज्य सरकार ने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। उदाहरण जैसे भारत, अमेरिका और बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था है जबकि श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, 3 सूचियां बताएं। तो हमें बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बांटी गई हैं वो किस किस सूची में रखी गई हैं, तीनों सूचियों को बताना है हमें। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। विधायी अधिकार होते हैं बच्चों कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार जो दिए गए हैं राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, वो 3 सूचियों में बांटे गए हैं बच्चों। पहली सूची है बच्चों संघ सूची। संघ सूची बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आते हैं बच्चों प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा,
विदेशी मामले यानी दूसरे देशों से हमारे संबंध क्या होंगे, क्या मसले हैं, जो भी विदेशों से जुड़े मसले होते हैं वो इस सूची में रखे जाते हैं। फिर है बच्चों बैंकिंग, संचार यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान, और फिर है मुद्रा कि देश की क्या करेंसी होगी, क्या मुद्रा होगी। वो सभी जो निर्णय होते हैं वो केंद्र सरकार लेती है और वो संघ सूची के महत्व के विषय होते हैं। पूरे देश में ये एक समान ही होते हैं बच्चों, इसलिए इनकी जरूरतों के कारण इन्हें यहाँ संघ सूची में रखा गया है। पूरे देश में ये एक समान लागू होते हैं बच्चों, इसीलिए इनको संघ सूची में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। फिर है बच्चों राज्य सूची। इसमें आते हैं पुलिस, व्यापार वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे स्थानीय महत्व के विषय। पुलिस जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। व्यापार और वाणिज्य, किस राज्य को कैसे व्यापार करना है, कौन से राज्य से करना है, ये सभी राज्य तय कर सकते हैं। फिर है बच्चों कृषि और सिंचाई कि उनको कृषि में क्या आधुनिकीकरण करना है, कौन सी चीजें बदलनी है, कौन सी सिंचाई पद्धतियां लागू करनी है, ये सभी राज्य सरकार फैसले ले सकती है। तीसरी सूची है बच्चों समवर्ती सूची। इसमें आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ऐसे विषय इसमें आते हैं। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है विवाह के ऊपर और उसमें टकराव हो जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा बच्चों, जबकि राज्य सरकार का जो कानून है उसको रद्द कर दिया जाएगा। एक और कैटेगरी है बच्चों जिसको कहा जाता है अवशिष्ट अधिकार। जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते, ना तो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं, ऐसे विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट अधिकार। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ऐसा विषय है बच्चों जो किसी सूची में नहीं आता, तो ये सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ये जो बंटवारा है बच्चों, ये भारतीय संविधान की बुनियाद है, इसका आधार है, और इसे बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए और कम से कम भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी है। तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कोई कानून बदला जा सकता है। पूरी तरह से उसको नहीं बदला जा सकता, उसके मौलिक रूप को नहीं बदला जा सकता, केवल उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं बच्चों। इस तरह से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ बच्चों कि जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मसले है, बैंकिंग है, इससे भी आपका एमसीक्यू बनता है कि संघ सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, या समवर्ती सूची में क्या आता है, या अवशिष्ट अधिकार क्या होते हैं बच्चों। तो एमसीक्यू भी इन्हीं क्वेश्चन में से आपके तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, भारत में संघवाद को मजबूत करने में किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि भारत में जो संघवाद शासन व्यवस्था है वो मजबूत कैसे हुई है, ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्होंने संघवाद को और ज्यादा मजबूत किया है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है बच्चों इसका भाषाई राज्यों का गठन, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया जो संघवाद को और मजबूत करता है। क्योंकि भाषावर राज्य बनाने से देश में ज्यादा एकीकृत की भावना आई है, देश ज्यादा मजबूत हुआ है, और जो वहां का प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो भी बेहतर हुई है। तो इससे संघवाद और मजबूत हुआ है। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा लचीली भाषा नीति। संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है बच्चों। हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया है और 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बच्चों, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये संविधान में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। 1990 के दशक तक बच्चों केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर हावी रहती थी, उन पर अपना प्रभाव बनाए रखती थी। लेकिन 1990 के दशक में जब पूर्ण बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला, तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और उनको सरकार बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती थी उनसे गठबंधन करना पड़ा। और गठबंधन सरकारों के दौर में राज्य सरकारों की
स्वायत्तता का आदर होने लगा, यानी कि राज्य सरकारों को ज्यादा स्वतंत्रता दी गई ताकि वो राज्य के अंदर रहकर अपने अनुसार कानून बना सके, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सके। तो ये हुआ 1990 में, और ये 1990 के बाद एक नई संस्कृति विकसित हुई जिसमें राज्य सरकारें जो हैं वो अधिक स्वतंत्र होकर कार्य करने लगी। फिर है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया बच्चों, जिसके अनुसार राज्य सरकार को केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती थी। पहले ऐसा होता था 1990 से पहले कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी रहती थी और वो जब चाहे किसी भी राज्य सरकार को भंग कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं है अब। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी संरचनाएं समझाइए। तो आपको बताना है कि पंचायती राज क्या है, यानी पंचायतों के द्वारा किया गया राज क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे चुना जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। तो गांव के स्तर पर मौजूद जो स्थानीय शासन व्यवस्था होती है बच्चों, उसी को कहा जाता है पंचायती राज। और ये संघीय व्यवस्था का तीसरा और सबसे निचला स्तर भी होता है। पंचायती राज भी 3 स्तरों पर होता है बच्चों, इसको भी 3 स्तरीय संरचना कहा जाता है। सबसे पहली और सबसे निचली संरचना होती है बच्चों, इसकी बेसिक जो होती है वो होती है ग्राम पंचायत। ये सबसे निचला स्तर होता है और हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। इनका चुनाव गांव के जो सभी वयस्क मतदाता होते हैं वो करते हैं, जिनको ग्राम सभा कहा जाता है। और गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं जो ग्राम पंचायत को चुनते हैं। फिर है बच्चों सेकंड वाली पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं बच्चों, उनको मिलाकर बनाई जाती है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों के सदस्यों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत के सदस्य ही करते हैं। फिर है बच्चों जिला परिषद। ये सबसे ऊपरी स्तर होता है पंचायती राज का। किसी जिले की सभी पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद बनाती हैं और जो सांसद और विधायक होते हैं उस क्षेत्र के, वो भी इसके सदस्य होते हैं बच्चों। ये होती है पंचायत राज व्यवस्था। तो देखिए हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं बच्चों। ऐसी ही यूजफुल वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और वन शॉट वीडियो के माध्यम से ही हम आगे का अपना सिलेबस कवर करेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।